वेलकम है फिर से आपका एक नए टॉपिक के साथ में जो फिर से हमें एक बार तैयार करना है हमारी एक कमिंग एग्जाम के लिए। और हो सकता है कि आपके प्रैक्टिकल्स हों तो वहाँ पे भी ये टॉपिक जो है वो आपका मीन्स काम आने वाला है। और ये जो टॉपिक होता है ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बोर्ड कई बार क्वेश्चंस फ्रेम करता है और कई बार इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चंस क्या होते हैं फ्रेम होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये क्वेश्चन है क्या, किस तरीके से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके क्या मीन्स एक्सपेक्ट पे हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले हम अपना टॉपिक समझते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। अब आप कहोगे सर माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम? तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हमारे मीन्स स्टैमिन के अपर पार्ट की। और स्टैमिन का अपर पार्ट क्या है? वो होता है एंथर। देखिए इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा ये पूरा स्टैमिन है और इस स्टैमिन का जो अपर पार्ट होता है वो होता है एंथर। और इस एंथर की आपने खासियत देखी होगी कि ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि इसके अंदर दो लोब होते हैं और हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको डाइथिकस भी कहा जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक उस थीका की जिसके अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। मींस अब टेस्टिस में भी कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। वैसे ही ये भी आंसर है कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन एंथर के अंदर होता है। लेकिन एंथर में भी स्पेशलाइज जगह कहाँ पर होता है? तो एंथर में भी स्पेशलाइज जगह है कि वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही वो बनता है। तो देखिए बोर्ड में ये दो तरीके से क्वेश्चन आता है। या तो वो आपसे ये कहेगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताइए, उसको लेबल करिए, उसके पार्ट्स को बताइए, या उसके हो सकता है आपसे उसके फंक्शन पूछे। या फिर वो आपसे दूसरा अल्टरनेटिव क्वेश्चन का क्या करेगा इसी से मींस इसके बिहाफ पर वो क्वेश्चन क्या कर देगा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। और ये दोनों ज्यादातर देखे गए ये क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन ही आते हैं और ये कंबाइंड होकर ही आपको लिखना होता है। बट याद रखिएगा कि हमें यहाँ पर बहुत डिटेल्ड में नहीं लिखना है, जितना पूछा गया बस हमें उतना ही आंसर करना है। और क्रिस्प वे यानी बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में क्या करना है इसको हम समझते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपके हर एक डाउट्स के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। और जितना भी कुछ भी आपको यदि डाउट्स होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इस पे सेक्शन में क्या करके आप इसको एक कमेंट में डाल दीजिएगा। तो हो सकता है कि कमिंग वीडियो में मैं उस कमेंट को पढ़कर आपके क्वेश्चंस का क्या करूं, आपको आंसर करूं। तो आपके जो भी डाउट्स हुआ करिए तो उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करिए कि सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, इस टॉपिक में ये लाइन समझ में नहीं आई है, या मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उस पर क्या करूंगा, वर्क करूंगा। हो सकता है कि मैं आपको कुछ समय बाद उसका आंसर मीन्स दे दूं, या फिर हो सकता है कि मैं उसका आंसर जो है वो आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर दूं। तो देखिए मेरा एक मेन एम है कि जितना हो सके बच्चों के मार्क्स जो है वो इंप्रूव हो जाए, क्योंकि बायो एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर मार्क्स जो होते हैं मीन्स वो हम मीन्स गेन कर सकते हैं यदि हम थोड़ी सी मेहनत कर लें। और आपका तो लक इतना अच्छा है कि बायो का पेपर जो है वो लास्ट में हो गया है, और लास्ट में होने के साथ साथ क्या है कि बायो के पेपर में गैप भी बहुत है। तो यदि हम पर डे भी एक एक टॉपिक भी यदि पढ़ते हैं तो भी हमारी क्या हो जाएगी, पढ़ाई बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो आप लोग जितने भी मैं वीडियो आपके सामने अपलोड करूं या जितने भी यूट्यूब के वीडियो मैं आपको मीन्स अपलोड करता जाऊं तो बस आपको देखते रहिए और आपको क्या होता जाएगा, एक यूनिट का वेटेज पता लग जाएगा कि एक रिप्रोडक्शन जो यूनिट है पूरी हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो वेटेज है वो कम से कम 15 से 16 मार्क्स का वेटेज है। और आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लीजिए तो आपको एक लॉन्ग आंसर, कुछ एमसीक्यूज, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो बड़ी आसानी से देखने को मिल जाते हैं, मींस इंक्लूडिंग 3 चैप्टर्स। यानी आपका फ्लावरिंग वाला चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर मिलाकर आपके 15 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो जो बिल्कुल ही इन्होंने निराशा मींस हार गए कि भैया हम पास नहीं हो पाएंगे, हमारी कंपार्टमेंट लगेगी, मेरा क्या होगा, हमारे साल खराब हो जाएगी, तो प्लीज उन बच्चों के लिए स्पेशलाइज ये वीडियो है, वो देखें और समझें कि भाई कुछ नंबर आपके स्कूल से आपको मिल जाएंगे इन द प्रैक्टिकल। और यदि हम उनको भी हटा दें तो हमारे पास में 23 मार्क्स होते हैं पासिंग के लिए। तो मैं आपको वो ट्रिक बता सकता हूँ कि आप इजीली मीन्स पास हो जाओगे, मीन्स आपके जो फेल होने का जो डर है वो आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो प्लीज देखते रहिए और सब्सक्राइब भी क्या करिए और कमेंट भी करिए। तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर होता कैसे। तो आपको बात समझ में आ गई ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे मीन्स एंथर की बात कर रहे हैं। और एंथर के अंदर हम उस एक लोब के अंदर हम बात कर रहे हैं जहां पर थीका क्या है हमारी प्रेजेंट है। तो देखिए एंथर जो होता है वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है।
आप कहेंगे टेट्रागोनल कैसे है, देखिए टेट्रागोनल है भाई, बिल्कुल टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। यदि आप इस एंथर को अपनी एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। और आप देखिए यदि आप एंथर का टीएस सेक्शन काटते हैं, यदि आप उसकी ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, तो आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर आपको 4 होल्स जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। देखिए ये दिख रहे होंगे आपको 4 होल जैसे स्ट्रक्चर है, तो इनको थीका कहते हैं, दीज आर नोन एज थीका। और ये पूरा एक लोब है, दिस कंप्लीटली लोब। तो ऐसे ही ये बाइलोब्ड होता है, और एक लोब के अंदर देखा जाए तो 4 थीका होती है। तो इसका मतलब क्या है, आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया। वो क्या है एमसीक्यू, कि टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी होती है। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम होती है 4। देखिए मैं आपको टिक करके दिखा सकता हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। और यही माइक्रोस्पोरेंजियम फ्यूचर में जब आफ्टर द मेच्योरिटी बन जाएंगी पॉलन सैक, जहां पर पॉलन रिजर्व होगा, वो रेडी होगा किस चीज के लिए, रिलीज होने के लिए। और यहीं पर क्या होता है, पूरा पॉलन जो होता है मींस बनता है। अब बात करते हैं जब ट्रांसफर सेक्शन आप कट करते हो, ट्रांसफर सेक्शन कट करने के बाद में हम क्या देखते हैं, माइक्रोस्कोप जब इसका स्ट्रक्चर देखा जाता है माइक्रोस्कोप में, तो ये 4 लेयर से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी 4 लेयर होती है। पहले इस डायग्राम को समझिए, देखिए वी आर हियर। अब हमने जब इसका माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर दिखा, यदि इतना छोटा सा पोर्शन जूम करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हमें यहाँ पे लेयर्स दिख रही होंगी, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, और मल्टीपल लेयर्स दिख रही हैं। तो इसका मतलब है कि ये मल्टीपल लेयर से मिलकर बना होता है। अब वो कौन कौन सी 4 लेयर होती है, ध्यान से समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कौन कौन सी 4 लेयर होती है। पहली लेयर होती है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर होती है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर होती है मिडिल लेयर, एंड फोर्थ लेयर जो होती है वो होती है टैपेटम। फिर से समझ लीजिएगा, पहली लेयर का नाम एपिडर्मिस, देखिए नाम से ही पता लग जाता है, बायो में तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाम से ही समझ जाते हैं। एपी का मतलब बाहर की तरफ, और डर्मिस का मतलब जैसे वेल नोन है कि आउटर कवरिंग है किसी चीज की। तो किसी भी जो माइक्रो आपका स्पोरेंजियम होता है, तो उसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिडर्मिस होती है। तो याद रखना दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये बाहर की तरफ होती है, और ये फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी लेयर होती है एंडोथीशियम, जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है। ये है आपकी एपिडर्मिस, उसके जस्ट नीचे देखिए तो आपको एक एंडोथीशियम की लेयर क्लियर कट दिखाई देगी। अब एंडोथीशियम के जस्ट नीचे क्या है, मिडिल लेयर्स है, जिसकी नंबर जो हो सकती है 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और 3 भी हो सकती है। तो अभी मैं 3 लेयर की बात कर रहा हूं। एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर जो है वो क्या है आपकी एंडोथीशियम, और तीसरी लेयर क्या है मिडिल लेयर। तो देखिए इन्होंने एक बंच बना लिया। अब बारी आती है कि आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर पता लग गया कि सबसे टॉप पर होती है एपिडर्मिस, सेकंड नंबर पर होती है एंडोथीशियम, और तीसरे नंबर पर होती है मिडिल लेयर। अब बारी आती है कि फंक्शंस की, पेपर में इनके फंक्शन भी पूछे जाते हैं। तो देखिए इनका मेन फंक्शन क्या होता है, इनका मेन फंक्शन होता है एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। और कब तक प्रोवाइड करना, बिफोर मेच्योरिटी एंड आफ्टर मेच्योरिटी, यानी यानी जब तक मेच्योरिटी नहीं हो जाती है, और जब तक बिफोर मेच्योरिटी यानी जब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा होता है उससे पहले और उसके बाद में भी क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है कि ये हेल्प करते हैं, किस चीज में हेल्प करते हैं, ये डेसेंस में हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मेच्योर हो जाता है कोई भी पॉलन तो वो रप्चर्ड होता है, फटता है, और जिस जगह से ये फटता है तो एक वहां पे लाइन बन जाती है, क्रीज जैसी लाइन बन जाती है। तो ये वही लाइन बनाते हैं जहां से जो मीन्स एंथर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीन्स फटते हैं, मीन्स रप्चर्ड होते हैं, और रप्चर्ड होने के बाद में जो पॉलेंस होते हैं वो बड़ी आसानी से क्या जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। तो आपको समझ आया 3 लेयर्स, और उन 3 लेयर्स का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एज वेल एज मेकिंग ऑफ द लाइन ऑफ डीएसएन सो दैट द पॉलेंस कैन रिलीज फ्रॉम द एंथर। मीन्स जो एंथर से जो पॉलन है वो क्या हो सके, रिलीज हो सके। भैया यदि रिलीज नहीं होगा तो फिर अंदर ही पैक रह जाएगा। यदि इतनी आउटर कवरिंग इतनी हार्ड बना देंगे तो मैच्योर समय पे क्या हो जाते हैं, ये बर्स्ट हो जाती है। और बिफोर मैच्योरिटी टाइम ये क्या होती है, प्रोटेक्शन देने का मीन्स क्या करती है, मेन वर्क करती है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इसकी फोर्थ लेयर जो होती है टैपेटम। देखिए ये दिख रही होगी आपको, ये बिल्कुल अंदर वाला जो टिश्यू पार्ट होता है कंप्लीटली टैपेटम का बना होता है। और टैपेटम का मेन काम क्या है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब किसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये करती है नरिशमेंट प्रोवाइड पॉलन ग्रेन्स को, यानी जब वो मैच्योर नहीं होते हैं, यानी मैच्योरिटी गेन कर रहे होते हैं, तभी क्या करती है, मींस उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात है कि ये नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकती है, इसके पास ऐसा कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो मैं आपको देखो पहले भी आंसर दे चुका हूं, चाहे स्पर्म हो चाहे पॉलन हो, वो मैच्योर टिश्यू के अंदर से ही होकर निकलते हैं। जैसे स्पर्म को मैच्योर करने के लिए सर्टरलाइज सेल है,
ऐसे ही पॉलन को मैच्योर करने के लिए और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए कौन सी सेल होती है, कैपिटल सेल होती है, जिसे टैपेटम कहते हैं। बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये टैपेटम जो होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, मींस पॉलेंस को। अब बारी आती है इसके पास में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकती है, तो इसके पास में होता है डेंस साइटोप्लाज्म और एक से ज्यादा क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, जिसकी वजह से ये नरिशमेंट से क्या होती है, भरी हुई होती है और इसके पास में नरिशमेंट जो होता है बहुत ज्यादा होता है और इसी वजह से ये क्या प्रोवाइड कर पाती है, मींस किसी भी तरीके से ये पूरी जो है वो नरिशमेंट देना स्टार्ट कर देती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर क्या है। फिर से एक बार समझ लीजिए, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है 4 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, दूसरी लेयर एंडोथीशियम, तीसरी लेयर मिडिल लेयर और चौथी लेयर जो होती है टैपेटम, जिसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सिर्फ इसमें हेल्प करती है प्रोटेक्शन में और हेल्प करती हैं डेसेंस में, और जो फोर्थ लेयर होती है वो होती है टैपेटम, और टैपेटम जो होती है वो प्रोवाइड करती है क्या, नरिशमेंट किसको, पॉलन को। अब देखिए इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ सकता है, वो क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, या तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से आएगा क्वेश्चन या फिर मेगास्पोरोजेनेसिस से आएगा। अब दोनों में से किसी में एक से क्वेश्चन रू होता है बोर्ड में, या हो सकता है माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर बनाने के वजह तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, मींस अल्टरनेटिव में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आता है। तो अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। तो पॉलन ग्रेन को पहले हम बिफोर मैच्योरिटी क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर ही बोलते हैं, और ये आधी इंफॉर्मेशन होती है किसकी, मींस हाफ इंफॉर्मेशन होती है किसकी, मेल साइड की, यानी मेल पार्टनर की बिल्कुल हाफ इंफॉर्मेशन। और मेल पार्टनर यहाँ पे कौन है, हमारा स्टेमिन है। तो स्टेमिन की हाफ इंफॉर्मेशन जो है वो कहां पे आएगी, अब माइक्रोस्पोर के पास में आने वाली है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बनते कहां से हैं। देखिए किसी भी गैमेट की देखी जाए तो उसकी एक मदर सेल होती है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि स्पर्म को बनाने वाली सेल का नाम क्या है। पहला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा कि पॉलन को बनाने वाली मदर सेल का नाम क्या है। ठीक, अब मैं इसकी मदर सेल का नाम बताता हूं, आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइएगा कि पॉलन की मदर सेल का नाम क्या है। तो मुझे इससे एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ आप पूरा वीडियो देखते हो और उसने कमेंट बॉक्स में आपने आंसर किया हुआ है। इसकी जो मदर सेल होती है वो होती है पॉलन मदर सेल, जिसे शॉर्टकट में पीएमसी कहा जाता है, वी नोन एज पीएमसी, या फिर इसके दूसरे नाम भी है, इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। अब देखिए या तो एमएमसी या फिर पीएमसी दोनों ही कह सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पीएमसी का यूज करिए तो बेटर होगा, क्योंकि एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल को भी कहते हैं तो वो वहां पर क्लैश हो जाता है, इसीलिए आप इसे पीएमसी वर्ड का इस्तेमाल करिए, पॉलन मदर सेल। अब देखिए कितनी चालाक है ये सेल, बहुत क्लेवर सेल है। देखिए क्यों है, जहां खाना पीना मिलना वहीं पर ये सर्वाइव करती है। ठीक, कैसे, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल, तो ये वहीं पर है। देखिए ये दिख रही है आपको राउंड 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 जितनी भी दिख रही है ना, ये सारी राउंड स्ट्रक्चर जो है दे ऑल आर द एमएमसीज। और ये एमएमसी इतनी पोटेंशियल होती है नेचर में कि हर एक सेल जो है वो पोटेंशियल है, वो हर एक सेल क्या है, एक्टिव है, यानी इसका मतलब है हर एक सेल जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है किसको बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए। तो आई होप आपको आंसर आ गया होगा। क्या है आंसर, कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कहां से होता है, तो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन उसकी मदर सेल से होता है। उसकी मदर सेल का नाम क्या है, एमएमसी या फिर पीएमसी, पॉलन मदर सेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन कि पीएमसी का नेचर कैसा होता है, उसकी प्लॉइडी क्या होती है। तो याद रखना ये डिप्लॉयड होती है, यानी इसके पास में डिप्लॉयड सेट होता है, लेकिन आफ्टर म्योसिस जो है वो क्या हो जाएगा, ये हैप्लॉयड हो जाएगा। देखिए कैसे, जब भी कोई गैमीट बनेगा तो वो डिप्लॉयड सेल से ही बनेगा। नंबर वन, डिप्लॉयड सेल जो होगा वो हमेशा अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, इसीलिए हम म्योसिस डिवीजन को है, मींस ये सेल जो होती है प्रेफर करती हैं। और कैसे प्रेफर करती हैं, देखिए ये एक वन ऑफ द मोस्ट पॉलन मदर सेल है जो समय पोटेंशियल है। अब इसने सबसे पहले म्योसिस वन में पार्टिसिपेट किया, और म्योसिस वन में पार्टिसिपेट करने की वजह से ये जो है रिडक्शनल डिवीजन में गया, और जैसे मान के चलिए यहाँ पर 2n है, तो अब देखिए रिडक्शन डिवीजन के बाद में n के मींस एक सेल के अंदर डायड स्ट्रक्चर बनकर रेडी होगा। अब देखिए डायड क्या होता है मैं बता देता हूं, सेल एक ही है लेकिन डिवीजन दो पार्ट में हो गया, लेकिन वो अलग नहीं हुए, सेपरेट नहीं हुए, एक ही सेल में है, तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज डायड। अब आपको पता है म्योसिस 1 हुआ है तो डेफिनेटली म्योसिस 2 भी होगा, और म्योसिस 2 कैसा होता है, इक्वेशनल होता है, और इक्वेशनल होने की वजह से अब 4 सेल का एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे क्या कहेंगे हम,
टेट्राहेड्रल कहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सेल के एक ही अंदर है वो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, और वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है, मैं आपको वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताता हूं। देखिएगा, मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन ये है, सपोज दैट कि किसी भी टोमेटो के 400 सीड्स हैं, 400 सीड्स हैं, 400 टोटल 400 सीड्स हैं। तो इसको बनाने के लिए कितनी पीएमसी सेल ने पार्टिसिपेट किया होगा, कितनी पीएमसी ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, एक पीएमसी सेल जो होती है वो 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, 4 माइक्रोस्पोर बनाती है, ठीक है। तो देख लीजिए एक से कितनी बन रही है, 4 बन रही, 1 2 3 4, और चारों के चारों क्या रहते हैं, ये एक्टिव रहते हैं, चारों के चारों एक्टिव रहते हैं। तो एक पीएमसी से जब 4 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो 400 सीड्स बनाने के लिए सिर्फ 100 क्या लगेंगी, पीएमसी लगेंगी। 100 ही पीएमसी यहां पर इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि एक सेल से कितनी बन रही है, 4। तो बताइए 400 सीड्स जो है, जो फ्यूचर में सीड्स बनेंगे, उनको बनाने के लिए गैमीट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो बताइए कितने यहां पर पीएमसी पार्टिसिपेट करने वाली है। तो कितनी पार्टिसिपेट करेंगी, एक से बनती हैं 4, तो 100 से बनेंगी 400। तो इसका आंसर हो गया 100 पीएमसी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। अब एक और क्वेश्चन जो है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और वो क्या क्वेश्चन है, मान के चलिए आपके पास में 4000 माइक्रोस्पोर हैं, 4000 माइक्रोस्पोर हैं, और 4000 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए कितनी पीएमसी सेल्स की रिक्वायरमेंट होंगी। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो देखिए हमने बहुत कम समय में देखिए इतना बड़ा टॉपिक जो था उसको बहुत शॉर्ट वे में क्या कर लिया, समझ लिया। और आप लोग इस टॉपिक को क्या कर लीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए। बिल्कुल हो सकता है ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए और आप उस समय सोचो कि काश मैंने ये पढ़ लिया होता तो मैं इसका आंसर भी बड़ी आसानी से लिख लेता। तो आप लोग प्लीज इसको पढ़ा करिए और इसको शेयर भी किया करिए कि भाई देखो, यदि एक पास होता है तो चीटिंग करने से बेटर है कि भैया उसको थोड़ा सा समझ में आ जाए, तो वो भी लिख कर आ जाएगा। तो आप लोग दो चीजें याद रखिएगा इस क्वेश्चन में, एक तो इसकी फ्रेमिंग कैसे करनी है, प्लस इसका ये वाला डायग्राम आप बनाकर आएंगे पेपर में। ना तो ये वाला नहीं बनाना है, ना ही ये वाला बनाना है, ना ही ये वाला बनाना है, ये वाला और सिर्फ ये वाला डायग्राम जो है वो आप पेपर में बनाकर आएंगे। और उसकी प्रॉपर यदि लेवलिंग करने की बात है तो उसकी लेवलिंग भी करेंगे। और जो लेवल है वो हमेशा राइट हैंड साइड पर रखा करिए, लेफ्ट हैंड साइड पर मत रखा करिए। हमेशा आपको मार्क्स जो है वो क्या मिलेंगे, हमेशा पूरे मिलेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में आएंगे जो बिल्कुल हो सकता है 100% सिक्योर मार्क्स आपको दिलाए। थैंक यू।